नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो आगरा से है, जहां पर पातालकोट एक्सप्रेस में आग के मामले में अपडेट आया है। 22 लोग झुलस गए हैं आग में। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 7 का इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बाकी झुलसे यात्रियों का घटनास्थल पर ही इलाज जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आगरा में पातालकोट एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में आग लग गई और अब ये जानकारी सामने आ रही कि 22 लोग इसमें झुलस गए हैं। शुरुआती दौर में जानकारी आई थी कि सिर्फ 2 लोग झुलसे हैं, लेकिन अब ये अपडेट आया है कि 22 लोग आग की चपेट में आने के चलते झुलस गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 7 घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ बाकी जो झुलसे हुए यात्री हैं, घटनास्थल पर ही उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के भीतर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो यात्री हैं जो कि आग की चपेट में आने के चलते झुलस गए। फौरन इन सभी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आगरा में ट्रेन में आग लगी है और तमाम लोगों को इन्हें स्ट्रेचर पर लिटा रहा है और ले जाया जा रहा है इन लोगों को अंदर, ताकि जो इनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके उसको कराया जा सके। तो तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं। भैया, आपका क्या नाम है, कहाँ से आ रहे थे? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। क्या नाम है? मनोज कुमार। कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे? पता नहीं, कोई ब्लास्ट सा हुआ एकदम, ऐसा आग सी लग गई थी उसमें। कौन सा डिब्बा था? जर्नल था वो, जर्नल बोगी। तो आपको क्या चोट लगी है? मेरे पूरे पैर जल गए, पूरे पैर जल गया। आग भयंकर थी? भयंकर थी। तो ये है, और भी आप भी थे उसमें ट्रेन में? हाँ, आप बताइएगा कहाँ के हैं, क्या नाम है? मैं विदिशा एमपी। क्या नाम है? मनीराम। आपको कहाँ चोट लगी? चोट तो नहीं आई, गैस में मतलब। कम घुटने जैसा? हाँ। क्या हुआ था? चोट भी आई है, मतलब क्या हुआ, क्या था? एकदम एक गुब्बारा सा गिरा और उसमें धुआं निकाला, तो हम लोग गदबद देकर भागे। तो वहाँ में इतनी तेज गैस थी कि हमें पता नहीं चल पाया, आगे भी मुझ गई हम लोगों। ठीक है, तो ये है जिन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज लाया गया है और एसएन मेडिकल कॉलेज का प्रशासन बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए तत्पर है। गेट से लेकर के अंदर तक, अंदर वार्ड में खुद प्रिंसिपल मौजूद हैं। तो पूरी शानदार व्यवस्था जिस तरह से की गई है, पहली बार देखा जा रहा है। और उसी तरह से जो 3 लोगों, करीब 5%, 10% और 15% झुलसे हैं। बाकी लोगों को जो भगदड़ सी स्थिति बनी उससे चोटें आई हैं। करीब 20 से 22 लोग चोटिल हुए हैं, उसमें 3 लोग झुलसे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और चलिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आग लगने के दौरान की है और दूसरी तस्वीर तब की है जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। ये देखिए आप, आगरा में जब ये ट्रेन पहुंचती है, अचानक से इस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगती है और देखते देखते वो आग 4 डिब्बों तक फैल जाती है, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच जाता है। और शुरुआती दौर में जानकारी सामने आई कि इस आग में 2 यात्री झुलसे हैं, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई कि कुल मिलाकर 22 यात्री झुलसे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 यात्रियों का इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और 3 की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। मौके पर फायर फाइटर्स पहुंचे और तुरंत ही आग पर काबू पाया गया। जनरल बोगी थी जिसमें आग लगी और बाद में जो भगदड़ मची उसके चलते भी कुछ यात्री जख्मी हो गए, उनका मौके पर ही इलाज किया गया। में आग लगी थी और उसमें तमाम लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हम बात करते हैं, ये बताइए कैसे क्या हुआ था? लाइट फटी है, पंखी ने कर लाइट लगी रहती है, वो फटी। फिर मैं भागा, फिर दूसरे डिब्बे में गया तो मैंने चैन खींची। जब क्या नाम आपका? राहुल कुमार। कहाँ से हैं? मैं झांसी, उत्तर प्रदेश, मऊरानीपुर। मैं झांसी जा रहा था, अपने गांव जा रहा था मैं। पेपर वो तो ज़्यादा चोट नहीं लगी, यही मेरे शोल्डर में ज़्यादा सर, और नहीं वो मूड में थोड़ी सी, और यहाँ पर जांग में थोड़ी। तो करीब 20 लोग बताए जा रहे हैं झुलसे हैं, जिसमें ये 3 है। इसमें कोई 5% झुलसा है, कोई 10%, कोई 15%। और एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल खुद यहाँ मौजूद हैं। तो पूरी तरह से इंतजाम कर लिए गए हैं। डीएम का भी यहाँ फोन आया था, तो प्रिंसिपल लगातार खुद वार्ड में मौजूद है एसएन मेडिकल कॉलेज के। और जो लोग जिन्हें जो जले हैं उनकी स्थिति फिलहाल ठीक है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। खबर नोएडा से, जहां पर धोखाधड़ी कर 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेचकर श्रवण कुमार लंदन भाग निकला था। लंदन पहुंचते ही आरोपी श्रवण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। थाना फेज 1 इलाके के सेक्टर 5 का यह मामला है, जहां पर प्रॉपर्टी बेचकर ये शख्स, जिसे आप देख पा रहे हैं, इसका नाम श्रवण कुमार है, ये लंदन भाग गया था। चूंकि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, इस वजह से वहां पहुंचते ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया और अब इसे वापस नोएडा लाया गया।
और आगरा में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली मारकर हमला कर दिया। गोली सीने में जा लगी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला थाना इत्मादौला इलाके के गौतम नगर का है। थाना इत्मादौला क्षेत्र में आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली लगी है और इस सूचना पर थाना पुलिस ने तत्काल घायल व्यक्ति को अटेंड करते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा के उसका उपचार कराया। घायल मजरूब अभी खतरे से बाहर है। कुछ सामान लेने गया था, वहीं इनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद के चलते अभियुक्त ने गोली चला दी। अभियुक्त भगीरथी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं तमंचा और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई थाना हाजा पर की जा रही है। प्रयागराज के गंगानगर इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक को गोली मारने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे निशाना बनाया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी लवकुश यादव उर्फ लल्ला बी श्रेणी का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ उतराव थाने में 12 केस दर्ज हैं। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस सूचना के प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया और मजरूब को उचित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। देर रात जो मजरूब हैं उनके पिता श्री अमृतलाल यादव द्वारा तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें 3 नामजद अभियुक्तों के बारे में बताया गया। एक टीम का गठन करके इनकी गिरफ्तारी हेतु निकाला गया, जिसके उपरांत देर रात्रि को तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। सहारनपुर में संदिग्ध हालात में 22 साल की लड़की की मौत हो गई। गला काटकर उसकी हत्या की गई। मौत की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस भी मौत को संदिग्ध मानकर हॉरर किलिंग समेत सभी एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आसपास के लोगों में भी चर्चा ये है कि हत्या कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। थाना चिलकाना इलाके के चालाकपुर गांव की वारदात है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर प्रकरण की जांच की जा रही है। जो युवती है उसका शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। परिजनों से और आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है। जिन परिस्थितियों में मृत्यु होना बताया गया है वो संदिग्ध है और उस पर पुलिस सही प्रकरण के अनावरण के लिए प्रयासरत है। और एक बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर मेला देखकर घर लौट रहे लड़के पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इस पूरे मामले पर जगदीशपुर कोतवाली पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अमेठी से खबर सामने आई है, जहां पर ये युवक जिसे आप देख पा रहे हैं, ये दशहरे के मौके पर मेला देखकर घर लौट रहा था और इसी दौरान अज्ञात लोगों ने इस पर हमला कर दिया। चाकू से बुरी तरीके से इसको घायल किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन इसको अस्पताल में भर्ती कराया और दूसरी तरफ घर वालों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। उनकी तलाश की जा रही है। और यूपी में बिजली विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है। यूपी में बिजली की दरों में जल्द ही कमी देखने को मिल सकती है। यूपी पीसीएल का नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। बिजली दरों में कमी के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है। घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। बिल में 18 पैसे प्रति यूनिट की कमी होगी। घरेलू सामान्य उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। बिल में 26 से 43 पैसे प्रति यूनिट की कमी होगी और किसानों की बात की जाए तो उनके लिए 13 से 30 पैसे प्रति यूनिट की कमी हो सकती है। कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल में 34 से 38 पैसे प्रति यूनिट की कमी की जा सकती है। भारी उद्योग से जुड़े उपभोक्ताओं के बिल में 33 से 38 पैसे प्रति यूनिट की कमी देखने को मिल सकती है। और एक बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की चिट्ठी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग बात सामने आई है। रेल मंत्री और सीएम योगी को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उनकी तरफ से की गई है।
तपेश्वर नाथ धाम करने की मांग की है सांसद स्मृति ईरानी ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से सांसद हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से संबंधित ये चिट्ठी है। रेल मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। रेलवे स्टेशन का नाम फिलहाल फुर्सतगंज है और स्मृति ईरानी की तरफ से मांग की गई है कि स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने परमहंस आचार्य के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, इसलिए सभी बाबाओं की बल्ले बल्ले है। परमहंस आचार्य के बयान पर उन्होंने कहा कि ये बाबाओं के भेष में एक नरपिशाच, आतंकवादी और अपराधी हैं। वो बहराइच में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से यह बयान दिया गया। विवादित बयान दिया गया है। उनके बयान के द्वारा कहा गया है कि आपका सर काट के लाने वाले को 25 करोड़ का वो इनाम देंगे। इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं। इधर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ अखिलेश उत्तराखंड में दर्शन पूजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों के बारे में गलत बातें बोल रहे हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को स्थिति साफ करनी चाहिए कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से सहमत हैं या फिर नहीं। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार देवभूमि उत्तराखंड में कल वहां पर वो मौजूद रहे, वहां पर तमाम जगह पे दर्शन पूजन उन्होंने किया, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं कि साधु संत के भेष में नरपिशाच और आतंकी हैं। ये उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है। वो ये भी बोले हैं कि 25 करोड़ रुपए की बाबा ने उनकी सुपारी दी और इसको सरकार बचा रही है ऐसे लोगों को। एक ही घर में पार्टी है तो घर है, एक ही पार्टी में दो चूल्हा जगे एक ही घर में, तो प्रश्न तो उठता है। अखिलेश जी एक तरफ दर्शन पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लगा रहे हैं। तो अखिलेश जी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है। अगर ये बयानबाजी हो रही है तो क्या वो जा रहे हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है। जो मैसेज जा रहा है समाज में, वो मैसेज यही जा रहा है कि अखिलेश जी अपने घर को पहले ठीक कर लें, तब उसके बाद दर्शन पूजन करें। इधर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। दयाशंकर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विक्षिप्त बताया और कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ही वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में योगी राज की तारीफ हो रही है। बहुत से राज्यों में लोग चाहते हैं कि उन्हें भी योगी जैसा मुख्यमंत्री मिले। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हार गए, तब से वो जो है विक्षिप्त हो चुके हैं और अपने को चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयानबाजी करके वो चाहते हैं कि हम चर्चा में आए। ये उनको अब सुधार करनी चाहिए और इस तरह के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। देख रहे योगी जी के राज्य को पूरे देश ही नहीं दुनिया में आज योगी जी के राज्य को एक उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है कि योगी जैसा कोई हमारे देश में आ जाए तो मेरा देश सुधर जाए। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ के हाई कोर्ट कहती है कि कानून व्यवस्था को सीखना है तो जाकर के उत्तर प्रदेश में योगी जी से जाकर के सीखे, और कई प्रदेशों के लोग चाहते हैं कि योगी जी जैसा हमारा मुख्यमंत्री बने। और यूपी में मदरसों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। प्रयागराज में एसआईटी के रडार पर हैं 78 मदरसे। मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच अब तेज हो गई है। 2022-23 में 19 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। मदरसों में एसआईटी विदेशी फंडिंग की जांच करेगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस भी दिया गया है। एसआईटी ने लेन देन की पूरी जानकारी मांगी है। एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है और अब एसआईटी की जांच तेज हो गई है।
उधर मुजफ्फरनगर में भी करीब 22 मदरसों को जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि नोटिस में यह कहा गया है कि अगर मदरसे को मान्यता हासिल है तो आप इसे संबंधित दस्तावेज संबंधित कार्यालय में 3 दिन के भीतर उपलब्ध करवाएं, अन्यथा आपके मदरसे को गैर मान्यता प्राप्त मान लिया जाएगा और आरटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर मदरसा खुला हुआ पाया जाता है तो शासन द्वारा 10,000 रुपए का प्रतिदिन जुर्माना भी वसूला जाएगा। मदरसों को यह नोटिस मिलने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि मदरसों को टारगेट बनाकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मदरसों के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे जनपद के अंदर मदरसों को टारगेट बनाकर शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में यह है कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं और उनको टाइम दिया जा रहा है 3 दिन, किसी को 5 दिन, कि 3 दिन या 5 दिन के अंदर मदरसे को बंद कर दिया जाए, अन्यथा 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना दिया जाएगा। ये नोटिस गैर कानूनी, ये सीधे सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। पहले सर्वे के नाम पर, उसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पर डराया धमकाया गया और अब सीधे सीधे तौर पर नोटिस भेज करके मदरसे के मोहतमिम और मौलाना लोगों को धमकी दी जा रही है। हम इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आला कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ इसको हम चैलेंज करेंगे। सीतापुर की जिला जेल में बंद आजम खां से 4 दिन बाद उनके बड़े बेटे अदीब खान मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अदीब के साथ में एसपी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और एसपी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव भी थे। सुबह सभी ने आजम खां से मुलाकात करने के लिए पर्ची लगाई और सभी लोग करीब 12 बजे के आसपास जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए दाखिल हुए। तीनों लोगों की करीब 1 घंटे तक आजम खां से मुलाकात चली। ये माना जा रहा है कि आजम खां की बेटे अदीब से कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद बाहर निकले अदीब ने आजम को मिल रही जेल की सुविधा से संतुष्टि जताई। आपके फादर का स्वास्थ्य खराब है, क्या व्यवस्थाएं मिल रही उनको चिकित्सा? आप लोगों को मुझे ज्यादा पता होगा। नहीं, अंदर कैसा क्या हुआ आपने देखा? डेंगू मलेरिया भी चल रहा है इस वक्त। जेल मैनुअल के हिसाब से कुछ है और कुछ नहीं। कुछ क्या बताया आप? इसके बाद कहीं जाएगा? अब्दुल्ला से मिलने जाएंगे क्या? अब्दुल्ला सोच रहा हूँ, अब्दुल्ला से मिलने जाऊंगा। खबर कानपुर से, जहां पर थैलेसीमिया से पीड़ित 14 बच्चों की जिंदगी दांव पर है। अस्पतालों की लापरवाही से अब ये बच्चे हेपेटाइटिस और एड्स जैसी बीमारी से पीड़ित मिले हैं। टेस्ट में पता चला है कि सभी 14 बच्चे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV के संक्रमण से पीड़ित हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी पीड़ित बच्चे नाबालिग हैं। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सामने आए इस मामले में इन बच्चों को खून चढ़ाने से पहले उसका टेस्ट नहीं किया गया था। सूत्रों की माने तो पक्के तौर पर संक्रमण का पिन पॉइंट पता करना बेहद मुश्किल है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और ये जो आंकड़े हैं ये साल भर के हैं, 1 या 10 साल के हैं, ऐसा कहना है कॉलेज प्रबंधन का। 1 या 2 साल के नहीं है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का यह भी कहना है कि साल भर के गलत तथ्यों को लेकर अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। तो ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 HIV हैं, 2 हेपेटाइटिस बी और 7-8 के आसपास जो हैं ये हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। ये कोई आंकड़ा ये नहीं है कि मतलब 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पॉजिटिव हो गए हो। ये लंबे समय का पूरा आंकड़ा है 10 साल में। तो ये बच्चों को खून चढ़ाने के मामले में संक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और इस मामले में 14 बच्चे जिन्हें ब्लड चढ़ाने के बाद कुछ को HIV और कुछ को अन्य दिक्कतें आई। उस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां एक और ट्वीट किया, तो उस ट्वीट के बाद यहाँ के बाल रोग के HOD में, जहां इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी, आप देख सकते हैं कि ये वो बाल रोग विभाग है जहां के HOD आर्या का साफ कहना है कि ये एक दिन का मामला नहीं है, क्योंकि बच्चों का मामला है। 10 वर्षों का ये रिकॉर्ड है। इस 10 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर अन्य जनपदों में जिस प्रकार से ये खून चढ़ाया गया था, उसमें इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं। किसी को इन्फेक्शन होता है, किसी को रिएक्शन होता है, किसी को HIV की भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को और ब्लड में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि
कहीं और से ब्लड लिया जाता है तो ये पॉसिबिलिटीज है, मगर ये 1 वर्ष या 6 महीने का नहीं 10 साल का पूरा आंकड़ा है और इनकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से ये अलग अलग ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं उनसे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है। और ऐसे में कानपुर के ब्लड बैंक से ये ब्लड नहीं लिया गया, मगर डॉक्टर्स फिर भी युद्ध स्तर पर लगे हैं इसके फैक्ट्स को पता करने में। अब देखना ये होगा कि जब ये जांचें और फैक्ट सामने आते हैं तब जाके पता चलेगा कि बेसिकली इनसाइड स्टोरी थी क्या। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और धर्मनगरी काशी में 7 वार और 13 त्योहार की मान्यता प्रचलित है। नवरात्र और दशहरा के बाद रावण दहन के ठीक दूसरे दिन यहां विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। काशी के नाटी इमली भरत मिलाप मैदान में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लंका से रावण का वध कर माता सीता और भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ पुष्पक विमान पर सवार हो भगवान राम भरत मिलाप मैदान पहुंचे। यहां कुछ ही देर बाद अयोध्या से भरत और शत्रुघ्न भी पहुंचे और मिलाप के चबूतरे पर आसीन हो गए। कुछ ही देर बाद यहां पर रामचरितमानस की चौपाइयां भी पढ़नी शुरू कर दी गई। सूर्य की किरणें भी भरत मिलाप मैदान की उस खास जगह पर अपनी तेज रोशनी के लिए मानो आतुर हो गई, जिस पर राम और लक्ष्मण और भाई भरत और शत्रुघ्न को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। रोशनी पड़ते ही दौड़ पड़े राम लक्ष्मण। शाम 4:40 पर जैसे ही चबूतरे के एक निश्चित स्थान पर अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें पहुंची, भगवान श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर भरत और शत्रुघ्न की तरफ दौड़ पड़े। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। रामलला को 1 किलो सोने का सिंहासन और 8 किलो चांदी की चरण पादुका भेंट की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्रद्धालु सी श्रीनिवास रामलला को चांदी की चरण पादुका, सोने का सिंहासन भेंट करेंगे। 15 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले 200 राम भक्तों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित करेंगे। श्रीनिवासन ने रामलला के भूमि पूजन पर भी 5 चांदी की ईंट रामलला को समर्पित की थी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।